वी विल डिस्कस अबाउट कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर मार्केट। हमने इस चैप्टर का एक पार्ट लास्ट डिस्कस कर लिया था। आज ये सेकंड पार्ट हमें डिस्कस करना है। 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, जो जिसका टाइटल है कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर मार्केट। ओके गाइस, तो चलिए लेक्चर को शुरू कर। मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ सिन्ना लीव्स। सबसे पहले सिन्ना लीव्स का हमें कलेक्शन देखना है, कल्टीवेशन और कलेक्शन देखना है किसका? सिन्ना लीव्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्टीवेशन, सिन्ना लीव्स के लिए कल्टीवेशन जो ड्रग का किया गया है वो किस तरीके से किया गया है? द सिन्ना प्लांट्स आर कल्टीवेटेड बाय शोविंग द सीड्स। सिन्ना प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है किसके बाद? सबसे पहले शोविंग द सीड, सीड को लगा के सीड्स की हेल्प से, मींस बीजों की हेल्प से कल्टीवेट किया जाता है सिन्ना प्लांट को। नेक्स्ट वन इज द सीड्स आर मिक्स्ड विद सैंड बिफोर कल्टीवेशन। देखिए सिन्ना सीड्स जो होते हैं उन्हें कल्टीवेट करने से पहले अच्छे से उन सीड्स को सैंड में मिक्स किया जाता है, मतलब रेत के साथ अच्छे से पहले मिक्स करके उन सीड्स को रखा जाता है, उसके बाद उन्हें कल्टीवेट किया जाता है। Next one is the sowing of seeds can be carried out in the month of March, April और November, December। देखिए जो सिन्ना सीड्स होते हैं उनके कल्टीवेशन के लिए जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है? या तो मार्च और अप्रैल में या फिर नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, ये 2 सीजन में आप सिन्ना का जो प्लांट है, जो सीड है उसे कल्टीवेट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। उसके बाद आए रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती है सिन्ना के प्लांट को ग्रो करवाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल शुड हैव वाटर नॉन रिटेनिंग प्रॉपर्टी एंड शुड बी रेड एंड ब्लैक कलर। सबसे पहले तो जो सोइल है उसके पास वाटर नॉन रिटेनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वाटर किसी भी सोइल की वाटर नॉन रिटेनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? मींस जिसमें जैसे सोइल होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सोइल होती है, तो सोइल के जो पार्टिकल साइज होते हैं, पार्टिकल साइज के हिसाब से वाटर नॉन रिटेनिंग डिसाइड होता है। मींस जैसे अगर पार्टिकल साइज छोटा है सोइल का, जो पार्टिकल साइज मींस पार्टिकल साइज के हिसाब से डिवाइड होते हैं अलग अलग सोइल। तो पार्टिकल साइज जितना भी होगा, जैसे अगर ज्यादा पार्टिकल साइज है किसी भी सोइल का तो वाटर रिटेन करेगा उस सोइल को, अगर कम पार्टिकल साइज है तो वाटर रिटेन नहीं करेगा। ओके, और जो सोइल होनी चाहिए वो या तो रेड कलर की होनी चाहिए या फिर ब्लैक कलर की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेनफॉल शुड बी हैवी अबाउट 1500 टू 3000 मिलीमीटर पर ईयर। देखिए जो रेनफॉल का जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1500 से 3000 मिलीमीटर पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर शुड बी वार्म अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर। और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो हो वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? पूरी आपकी सिन्ना जो प्लांट है उसे ग्रो करवाने के लिए क्या प्रोसेस होती है? द सीड आर शोन इन नर्सरी बेड। सबसे पहले जो सीड्स होते हैं वो नर्सरी बेड्स पे तैयार होते हैं। सीड्स जो हैं वो लगाए जाते हैं कहाँ? नर्सरी बेड्स पे। क्योंकि जो नर्सरी आपने देखी होगी, अगर जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं वहां पे आपने देखा होगा ऊपर से कवर होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन देख के ऊपर से एटमॉस्फेयर का पूरा डायरेक्ट वहां पे आपकी सनलाइट ना आए या फिर डायरेक्ट रेनफॉल ना आए, ये सारी चीजें देख के कवर किया जाता है। और नीचे भी जो सोइल यूज होती है वो भी किसके हिसाब से? हर एक अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग जो सोइल है वो यूज होती है। तो सबसे पहले जो सीड्स होंगे वो कहाँ पे लगाए जाएंगे? नर्सरी बेड्स पे लगाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट इज दे जर्मिनेट विद इन 3 वीक्स। उसके बाद सीड लगाने के बाद 3 हफ्तों के अंदर ही वो जो प्लांट है वो ग्रो करके ऊपर आ जाएगा। आफ्टर जर्मिनेशन विद इन 15 डेज द यंग प्लांट आर ट्रांसफर्ड इनटू द फार्म। उसके बाद 15 दिन बाद जब एक अच्छा यंग प्लांट बन जाएगा जर्मिनेशन प्रोसेस के बाद, तो उस प्लांट को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? फार्म में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद कलेक्शन किस प्रकार कर सकते हैं सिन्ना प्लांट का? द प्लांट आर अलाउड टू ग्रो फॉर 3 to 5 months। जो प्लांट है वो एक तैयार हो जाता है सिन्ना का कितने महीनों में?
3 से 5 महीनों के अंदर प्लांट एक तैयार हो जाता है सिन्ना का। सेकेंड पॉइंट इज द फ्लोवरिंग टॉप्स आर कट ऑफ पीरियोडिकली टू एंश्योर मैक्सिमम ब्रांचिंग। उसके बाद जो फ्लोवरिंग टॉप होता है प्लांट में, जो फ्लावर होता है सिन्ना का, फ्लावर और लीव्स दोनों ही चीजें यूज होती है, तो उसे ऊपर से काट लिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ब्रांचिंग के लिए ऊपर से ही, टॉप से ही फ्लावरिंग को काट लिया जाता है। उसके बाद व्हेन द leaflets have measurable thickness in the month of September और February, the leaves are manually collected। देखिए यहाँ पे फ्लोवर हमने क्या, फ्लोवरिंग टॉप हमने क्या कट कर लिया, ठीक है, उसे हमने ले लिया, हार्वेस्टिंग हो गई किसकी, फ्लावर्स की। अब जब हम जो लीव्स हैं कब उनका जो कलेक्शन करेंगे, कब करेंगे, जब वो अच्छे से उनकी थिकनेस क्या हो जाएगी, मेजरेबल हो जाएगी। और वो कौन से मंथ में होता है, सितंबर और फरवरी के मंथ में होता है, तो तब उन्हें कलेक्ट किया जा सकता है सिन्ना लीव्स को। उसके बाद अदर प्रोसेसेस आ जाती है। द लीफलेट्स आर सब्जेक्टेड टू हार्वेस्टिंग। जो लीफलेट्स है वो हार्वेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू अलग किया जाता है। इन द प्रोसेस लार्ज पीसेस ऑफ स्टेम, फ्लावर, सीड आर रिजेक्टेड। और इस प्रोसेस में, हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें जो लार्ज स्टेम के पीसेस होते हैं, मतलब जो शाखाएं होती हैं, वो अलग कर दी जाती हैं। फ्लावर्स अगर हैं, जब लीफलेट्स को हार्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम अगर फ्लावर्स भी आ रहे हैं तो उन्हें भी अलग कर दिया जाता है, सीड्स को भी अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीफलेट्स आर स्प्रेड ऑन फ्लोर एंड ड्राइड इन स्लीव्स। उसके बाद जो लीफलेट्स है, मतलब जो लीव्स हमने कलेक्ट की है, सिन्ना लीव्स, जो कि थेरापेटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर उसे जब कलेक्ट कर लिया उसके बाद वो कहाँ पे, फ्लोर पे स्प्रेड हो गई, मतलब फ्लोर पे उसे फैला देते हैं, बिछा देते हैं, और उसके बाद उसे कहाँ पे ड्राई करते हैं, स्लीव्स। स्लीव्स का मतलब होता है अलग अलग अलमारियां बोल सकते हैं, या फिर अलग अलग खंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ केयर इज टेकन दैट ओवरलैपिंग ऑफ लीफलेट्स इज अवॉइडेड ड्यूरिंग ड्राइंग। उसके बाद जो जब लीव्स को ड्राई करने के लिए रखते हैं, मैंने जैसे कि बताया अलग अलग स्लीव्स में रखा जाता है ड्राई करने के लिए, तो ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारी जो लीव्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख दी, तो ड्राइंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए ओवरलैपिंग को अवॉइड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीफलेट्स लूज अबाउट 50 to 60% ऑफ देयर वेट। उसके बाद जब ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जो लीव का जो वेट होता है वो कम से कम 50 से 60% कम हो जाता है। देन येलोइश ग्रीन कलर्ड लीव्स आर सेलेक्टेड। और जो येलो और ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं वो ही सेलेक्ट की जाती हैं, किसके लिए, कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर पैक्ड इन गनी बैग्स अंडर प्रेशर एंड मार्केटेड। उसके बाद जो ये लीव्स हैं, सिन्ना लीव्स जो ये कलेक्ट की गई हैं, राइट, इन्हें किसमें पैक किया जाता है ड्राई होने के बाद, गनी बैग्स। गनी बैग्स, व्हाट आर गनी बैग्स, बोरे होते हैं घर में, आपने देखा होगा, वो ब्राउन ब्राउन कलर के, वो ही होते हैं गनी बैग्स, राइट। उनमें प्रेशर के साथ इन्हें पैक किया जाता है और मार्केटेड मींस मार्केट तक पहुंचाया जाता है। देन आ जाते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ डिजिटैलिस लीव। देन अब हमें क्या देखना है, कल्टीवेशन और कलेक्शन देखना है डिजिटैलिस लीव का। डिजिटैलिस लीव का कल्टीवेशन सबसे पहले देखेंगे। इट नीड सैंडी लाइट सोइल रिच इन कैल्शियम एंड ट्रेसेस ऑफ मैग्नीशियम, रेनफॉल अबाउट 1500 मिलीमीटर पर ईयर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो डिजिटैलिस लीव होती है उसका कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, डिजिटैलिस को कल्टीवेट करने के लिए सैंडी और लाइट सोइल चाहिए। सैंडी सोइल जैसे कि आप अपने घर में पेड़ पौधे भी लगाते होंगे तो क्या करते हैं, नॉर्मल मिट्टी होती है जो खेत की वो यूज करते हैं और उसमें थोड़ा सा क्या मिला लेते हैं, सैंड। सैंड मतलब रेत मिला लेते हैं जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे ग्रो करें। तो डिजिटैलिस लीव्स को कल्टीवेट करने के लिए सैंडी रेत मतलब रेतीली मिट्टी चाहिए, और वो सोइल कैसी होनी चाहिए, थोड़ी लाइट होनी चाहिए, मींस हैवी सोइल नहीं होनी चाहिए, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा हो। और रेनफॉल की जो स्पीड है वो कितनी चाहिए,
अबाउट 1500 मिलीमीटर पर ईयर। एंड टेम्परेचर कितना चाहिए डिजिटलिस लीफ को ग्रो करवाने के लिए? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए पड़ता है। 15 डिग्री सेल्सियस मीन्स जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम टेम्परेचर यूज होता है डिजिटलिस के कल्टीवेशन में। देन उसके बाद प्रोसेस देख लेते हैं। सोइल इज स्टेरलाइज्ड बाय स्टीम बिफोर शोविंग द सीड। उससे पहले जैसे सीड लगाएंगे डिजिटलिस का, उससे पहले सोइल को स्टेरलाइज किया जाता है वो किससे? स्टीम से स्टेरलाइज किया जाता है। स्टेरलाइज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपके आजू बाजू का सराउंडिंग एरिया है, वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाए। तो जो सोइल को स्टेरलाइज किया जाता है वो कौन से प्रोसेस से किया जाता है? स्टीम प्रोसेस से किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सीड्स आर मिक्स्ड विद फाइन सैंड एंड शोन इन नर्सरी बैड्स इन मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। देखिए सीड्स को अच्छे से मिक्स किया जाता है फाइन सैंड के अंदर, मतलब एक अच्छा क्वालिटी का सैंड हो उसके अंदर सीड्स को मिक्स किया जाता है। उसके बाद इन्हें लगाया जाता है नर्सरी बेड्स पे। कौन से मंथ में? मार्च और अप्रैल के महीने में। 2 to 3 वीक्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। देखिए डिजिटलिस का जो प्लांट होता है उसे ग्रो होने में, जर्मिनेट होने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द यंग प्लांट आर ट्रांसप्लांटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर टू नवंबर। उसके बाद देखिए मार्च या अप्रैल में आपने प्लांट लगाया, ठीक है, और जब वो जर्मिनेट हो गया, कम से कम 3 से 4 हफ्तों के बाद वो जर्मिनेट हो गया, उसके बाद आपको जब एक यंग प्लांट बन जाएगा तो उसे ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह उसी चीज को ले जाके फिट करना। तो आप उस प्लांट को सितंबर या फिर नवंबर के मंथ में उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फार्म्स में। द एरिया अंडर कल्टीवेशन इज केप्ट फ्री फ्रॉम वेट्स। ठीक है, अब जहां भी आप इसे कल्टीवेट करेंगे, जब अपने प्लांट को, डिजिटलिस की जो प्लांट है, इसे जहां भी आप कल्टीवेट करेंगे, जो यंग प्लांट है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप पहले से खेती कर चुके हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम वहां पे आप खेती कर रहे हो, तो ऐसी जगह डिजिटलिस का जो प्लांट है वो नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद कलेक्शन देख लेते हैं। इन द फर्स्ट ईयर द प्लांट बियर्स रोस्टे लीव्स एंड द सेकेंड ईयर सेसिले लीव्स। अब बात आ जाती है फर्स्ट ईयर में कैसा रहता है? प्लांट्स की जो लीव रहती है, प्लांट की जो लीव रहती है वो कैसी रहेंगी? रोस्टे लीव्स। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रोस्टे लीव्स? आपने देखी होगी एलोवेरा का प्लांट देखा होगा, एक ही जगह बहुत सारी पत्तियां आ जाती हैं इकट्ठा होके, ठीक है, एक ही जगह से निकलती रहेंगी और बहुत सारी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगी। बोल सकते हैं कि एक पूरा उन्होंने ग्रुप बना लिया, एक रसगुल्ले की तरह वहीं पे वो घिचपिच होके एक साथ उन्होंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, वो उन्हें बोलते हैं रोस्टे लीव्स। दूसरी चीज सेकेंड ईयर, दूसरे साल में कैसी लीव्स आएंगी? सेसिले लीव्स। अब सेसिले लीव्स क्या होती हैं? मीन्स पत्तियां जो है वो क्या कैसी आएंगी? मीन्स एक जगह, जो बोल सकते हैं रोस्ट से जो एक जगह बना था, पूरा ग्रुप एक जगह होगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर पूरे स्टेम पे शाखा फिर दूसरी जगह होगा, तो मतलब पूरा भर के आएगा। दूसरी साल जो ग्रोथ होगी लीव्स की वो पूरी किस तरीके से होगी? मीन्स पूरे स्टेम पे, ऐसे नहीं कि एक ही जगह लीव्स आ रही है, अलग अलग जगह बहुत सारी ग्रुप्स लीव्स के बन जाएंगे। उसके बाद द प्लांट फ्लावरिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इज फ्लावर्ड बाय फ्रूटिंग। उसके बाद जो फ्लावर्स आते हैं अप्रैल में, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिफोर दैट द लीव्स आर मैनुअली कलेक्टेड इन आफ्टरनून आवर्स। देखिए जो डिजिटलिस की लीव्स हैं वो दोपहर के टाइम कलेक्ट किए जाते हैं। इफ द प्लांट आर टू बी अलाउड टू ग्रो द फ्लावरिंग टॉप आर रिमूव्ड। जैसे ही प्लांट कैसा हो जाता है, पूरे अच्छे से ग्रो कर लेता है, उसके बाद उसका जो फ्लावरिंग टॉप है उसे रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। अदर प्रोसेसेस, द डिजिटलिस लीव्स आर इमीडिएटली टेकन टू ड्राइंग सेंटर। देखिए इमीडिएटली ड्राइंग
करना पड़ता है डिजिटलिस लीव को, मतलब एकदम से जैसे ही कलेक्शन के बाद जरूरी होता है कि इसे फिर ड्राइंग प्रोसेस इसके अंदर फॉलो करवा दी जाए। सेकेंड पॉइंट इज लीव्स आर स्प्रेड ऑन द ट्रे विद फाइन वायर नेटिंग बॉटम। उसके बाद जो लीव्स हैं ड्राइंग प्रोसेस करने के लिए एक फाइन ट्रे पे जो लीव्स हैं एक ट्रे पे स्प्रेड कर दी जाती है, और नीचे से जो कवर किया जाता है ट्रे को, वो किससे कवर किया जाता है, वायर नेटिंग बॉटम। देखिए, या तो वायर के बना हुआ कोई बॉटम हो, सरफेस हो, या फिर नेट से बना हुआ कोई सरफेस हो। उसके बाद दे आर ड्राई इन वैक्यूम ड्रायर, और जो डिजिटलिस लीव्स होती हैं वो वैक्यूम ड्रायर के अंदर ड्राई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग इज मेंटेन बिलो 60 डिग्री सेल्सियस एंड कंटिन्यू टिल लीव्स कंटेन मॉइस्चर लेस देन 5%। देखिए, ड्राइंग प्रोसेस के जब ड्राइंग प्रोसेस की जाती है वैक्यूम ड्रायर के थ्रू, तो कितने टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डिजिटलिस लीव को ड्राई किया जाता है। और कब तक ड्राई किया जाता है, जब तक उसके अंदर मॉइस्चर 5% से कम ना बचे, तब तक उसे ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीव्स आर पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर अलोंग विद सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसके बाद ड्राई होने के बाद जो पैक किया जाता है डिजिटलिस लीव्स को, वो एयर टाइट कंटेनर्स में किया जाता है, जिससे कि कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट उससे रिएक्ट ना कर पाए और वो ड्रग डिग्रेड ना हो। मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओपियम। अब ओपियम का कल्टीवेशन और कलेक्शन देखते हैं। ओपियम, सबसे पहले कल्टीवेशन ऑफ ओपियम इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ओपियम का जो कल्टीवेशन या फिर कलेक्शन होता है वो किसके अंडर होता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कल्टीवेट किया जाता है ओपियम को, राइट। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि सोइल किस तरीके की, वाटर नॉन रिटेनिंग ग्रे एंड व्हाइटिश कलर। वाटर नॉन रिटेनिंग मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से भी सोइल के पार्टिकल साइज होंगे उस हिसाब से वाटर रिटेन करेगा, और अगर पार्टिकल साइज जो है वो छोटा है तो वाटर नॉन रिटेनिंग होगा। रिक्वायरमेंट में ओपियम के किस प्रकार की सोइल चाहिए, नॉन रिटेनिंग, और कौन सा कलर होना चाहिए, ग्रे और व्हाइट कलर होना चाहिए सोइल का। उसके बाद टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद रेनफॉल अबाउट 100 मिलीमीटर पर ईयर। जो रेनफॉल का जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 100 मिलीमीटर पर ईयर होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। अब कल्टीवेशन के प्रोसेस क्या हो सकती है, कल्टीवेशन इज कैरिड आउट बाय शोविंग द सीड। जो कल्टीवेशन प्रोसेस है किसकी, ओपियम की, वो सीड्स के थ्रू कैरी की जाती है। सेकेंड पॉइंट इज द सीड्स आर मिक्स्ड विद सैंड एंड स्कैटर्ड ऑन द लैंड। उसके बाद ये कंफर्म हो गया फर्स्ट पॉइंट में कि सीड्स के थ्रू कल्टीवेट किया जाता है ओपियम को। दूसरी चीज, सबसे पहले सीड्स को मिक्स किया जाता है सैंड में, रेत में, और उसके बाद उसे लैंड पे स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, धरती पे अच्छे से फैलाया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लांट टू बी मेंटेन्ड इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दो प्लांट के बीच का डिस्टेंस जो मेंटेन करना है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज द सीड आर जर्मिनेटेड विद इन 2 वीक्स। जो सीड्स हैं जो आपने लगाया था, मीन्स क्या, सीड्स को लगाया था, बोया था, वो जर्मिनेट मीन्स उगने लगेंगे कम से कम 2 हफ्तों के अंदर। कलेक्शन, अब किस प्रकार आप कलेक्शन कर सकते हैं ओपियम का, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च इन द आफ्टरनून और इवनिंग आवर्स द वर्टिकल इंसिशंस आर टेकन। देखिए क्या किया जाता है, या तो फरवरी के महीने में या तो मार्च के महीने में, दोपहर के टाइम या फिर शाम के टाइम वर्टिकल इंसिशंस आर टेकन। इंसिशंस का मतलब क्या होता है, मीन्स चीरा लगाना या फिर किसी भी चीज को बीच से काटना। तो कब किया जाता है ये, या तो दोपहर के टाइम या फिर
इवनिंग मतलब शाम के टाइम। द इंसिशंस आर टेकन फ्रॉम टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द फ्रूट। जो मतलब जो काटा जाता है पेड़ में, जो चीरा लगाया जाता है, वो टॉप ऑफ द बॉटम मीन्स टॉप से बॉटम तक, फ्रूट ऊपर से लेके नीचे तक काट लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। 3 to 4 इंसिशंस आर टेकन एट अ टाइम। कम से कम एक टाइम में 3 से 4 बार चीरा लगाया जाता है प्लांट में ओपियम के। वाइटिस लैटिक्स कम्स आउट ऑफ फ्रूट इन अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद जो व्हाइट लैटिक्स मतलब व्हाइट कलर का एक मिक्सचर बाहर निकलता है, कब? सुबह के टाइम। फ्रूट जो आपने काटा है उसमें कट लगाए हैं 3 से 4, उसमें से व्हाइट कलर का लैटिक्स निकलेगा सुबह मॉर्निंग में। यूजिंग अ ब्लेड लैटिक इज कलेक्टेड। उसके बाद एक ब्लेड की हेल्प से उस लैटिक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। लैटिक्स इज ड्राइड एंड पैक्ड एज पर द नॉर्म्स स्टेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो लैटिक्स था, जो ड्राई कर लिया आपने ब्लेड के हेल्प से, जो निकाला था, उसे ड्राई करने के बाद उसे पैक कर लिया जाता है ना, एंड उसकी एज पर द नॉर्म्स स्टेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉर्म्स का मतलब होता है आदेश, मीन्स जो इंडियन गवर्नमेंट के जो आदेश है उनके अकॉर्डिंग फिर पैक करने के बाद जो ओपियम है उसे जहां भी ट्रांसफर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग अलोंग विद पोजेशन ऑफ द ड्रग एप्रोप्रिएट लाइसेंस आर रिक्वायर्ड। देखिए, ओपियम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए एक लीगल लाइसेंस होना जरूरी है, राइट? एक लीगल लाइसेंस होना जरूरी है। कोई भी कॉमन पर्सन ओपियम की खेती नहीं कर सकता बिकॉज ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। उसके बाद मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन और राव वोल्फिया। अब किसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन देखना है हमें? राव वोल्फिया का। राव वोल्फिया का कल्टीवेशन देखते हैं। द प्लांट ग्रोज इन वाइड रेंज ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन। देखिए, जो ये प्लांट है राव वोल्फिया, ये एटमोस्फेरिक कंडीशन में ही ग्रो कर जाता है। सोइल शुड बी रिच इन क्ले एंड वाटर नॉन रिटेनिंग। देखिए, जो सोइल है वो कैसी होनी चाहिए? क्ले। क्ले मतलब क्या होता है? दुरदुरी मिट्टी होनी चाहिए और वाटर नॉन रिटेनिंग टाइप की होनी चाहिए। द पीएच ऑफ सोइल शुड बी 4, और जो पीएच होना चाहिए मिट्टी का वो 4 होना चाहिए कम से कम। टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 to 38 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर चाहिए राव वोल्फिया को ग्रो कराने के लिए वो 10 to 38 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। रेनफॉल कितना? 250 to 500 मिलीमीटर पर ईयर की रेंज होनी चाहिए रेनफॉल। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। अब क्या प्रोसेस फॉलो होती है राव वोल्फिया के कल्टीवेशन में? प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड यूजिंग सेक्सुअल मेथड एज वेल एज वेजिटेटिव मेथड। देखिए, प्लांट्स के प्रोपोगेटा के लिए, प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है एज राव वोल्फिया? सेक्सुअल मेथड, या फिर उसे वेजिटेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। Second point is the seeds are sown after selecting healthy seed into nursery beds. उसके बाद जो seeds को grow करवाया जाता है वो healthy seeds select किए जाते हैं। जो अच्छे seeds होते हैं वो select किए जाते हैं और उन्हें nursery beds पे क्या किया जाता है? शो किया जाता है। उसके बाद showing is carried out in the month of May and June. The young plant are transferred into the farms in August और September. देखिए, जो seeds आपने लगाया था नर्सरी बैड्स पे वो कब लगेगा? या तो मई में लगेगा या फिर जून में लगेगा। ओके, उसके बाद जब कुछ टाइम बाद वो यंग प्लांट तैयार हो जाएगा, उसे ट्रांसफर करा जाएगा फार्म्स में अगस्त और सितंबर के मंथ में, राइट? देन उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लांट शुड बी अबाउट 30 सेंटीमीटर। 2 प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 2 प्लांट के बीच में होना चाहिए। इन वेजिटेटिव मेथड रूट कटिंग आर यूज। एज अ वेजिटेटिव मेथड रूट कटिंग मेथड यूज होता है।
कलेक्शन किस प्रकार किया जाता है राउ वोल्फिया का? When the plants are about 3 to 4 year old, they are uprooted. जब प्लांट का 3 से 4 साल पुराना हो जाता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या निकाल ली जाती हैं. द स्टेम बेसिस आर सेपरेटेड. उसके बाद स्टेम बेसिस मीन्स जो शाखाओं का बोल सकते हैं बेस मतलब समतल है उन्हें अलग किया जाता है रूट से. द रूट आर वॉश्ड एंड ड्राइड इन एयर. उसके बाद उन रूट्स को राउ वोल्फिया का क्या यूज होता है? रूट्स यूज होती हैं. उन रूट्स को क्या वॉश किया जाता है और अच्छे से एयर में सुखा दिया जाता है. देन दे आर पैक्ड एंड मार्केटेड. उसके बाद उन्हें अच्छे से पैक किया जाता है और मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाता है. मीन्स मार्केट में लाई जाती है राउ वोल्फिया. उसके बाद मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ एर्गोट. राइट, अब हम देखेंगे किसका मेथड एंड कलेक्शन? एर्गोट का मेथड एंड कलेक्शन ऑफ एर्गोट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एर्गोट का कल्टीवेशन. एर्गोट इज अ फंगस. सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि एर्गोट क्या होता है? फंगस होता है. Right, some parts of the life cycle of the fungus is completed in soil of air and other parts of the life cycle is completed on rye plant. देखिए जो बहुत सारे ऐसे फंगस होते हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो मिट्टी के अंदर ही खत्म हो गई, किसी की एयर में ही खत्म हो गई. राइट, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी होती है फंगस की. तो यहाँ पे जो एर्गोट है, एर्गोट इज ऑल्सो एन फंगस. जो एर्गोट की लाइफ साइकिल है वो कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? राई प्लांट. आपने देखा है राई प्लांट पे इसकी जो ग्रोथ है वो होना स्टार्ट होता है, इसकी लाइफ स्टार्ट होती है एर्गोट की. और या फिर जैसे बोल सकते हैं जितने भी डेरिवेटिव या फिर जितने भी राई प्लांट के जैसे दिखने वाले प्लांट्स होते हैं उन पे एर्गोट का कल्टीवेशन होता है. राइट, द फंगस ग्रोथ कैन बी डेवलप्ड आर्टिफिशियली. फंगस की जो ग्रोथ होती है वो आर्टिफिशियली करवाई जाती है. एस्कोस्पोरस आर डेवलप्ड इन अ न्यूट्रेंट मीडियम. जो एस्कोस्पोरस है वो न्यूट्रेंट मीडियम में भी इसका डेवलपमेंट किया जा सकता है. आपने लेबोरेटरी स्किल्स पे अगर नहीं किए हैं प्रैक्टिकल्स तो अब आप करेंगे, कल्चर मीडिया बनाएंगे मतलब न्यूट्रेंट मीडियम, तो वहां पे ग्रोथ कर. The colonies are collected and diluted with water. उसके बाद जो कॉलोनीज बनती है फंगस की, कॉलोनीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फंगस. फंगस के ग्रुप को बोलते हैं कॉलोनीज. कलेक्ट की जाएगी और डाइल्यूट किया जाएगा किससे? उसे वाटर से. द सॉल्यूशन इज स्प्रेड ओवर राई प्लांट. किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा कॉलोनीज को? सॉल्यूशन के द्वारा सॉल्यूशन लिया जाएगा और राई प्लांट पे उसे स्प्रेड किया जाएगा. तो ऑटोमेटिकली जो कॉलोनीज हैं किसकी? फंगस की, वो ऑटोमेटिकली नीचे सरफेस पे आ जाएंगी. द स्क्लेरोटिया प्रोड्यूस फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे आर कलेक्टेड. वही सॉल्यूशन की हेल्प से जो आपका जो फंगस की जो ये एक टाइप होता है फंगस का स्क्लेरोटिया, वो प्रोड्यूस होगा और कहाँ पे दिखाई देगा? ग्राउंड पे दिखाई देगा और इजीली उसे कलेक्ट किया जा सकता है. राइट, उसके बाद कलेक्शन देखते हैं. द कलेक्शन इज आइदर मैनुअल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस. देखिए फंगस के मींस एर्गोट के कलेक्शन के लिए दोनों ही प्रोसेस यूज होती है. मैनुअल प्रोसेस भी यूज हो सकती है और मैकेनिकल प्रोसेस भी यूज हो सकती है. मींस नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प से भी कलेक्शन किया जाता सकता है एर्गोट का, या फिर मैकेनिकल प्रोसेस मींस मशीनरी के थ्रू भी कलेक्शन किया जा सकता है एर्गोट का. दे आर प्लेस्ड इन 30% सॉल्यूशन ऑफ NaCl. देखिए 30% सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, उसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है? एर्गोट को कलेक्ट किया जा सकता है. द मेजर्ड एंड वेल डेवलप्ड स्क्लेरोटिया फ्लोट ऑन द सरफेस इजीली. NaCl की हेल्प से जब NaCl के जो सॉल्यूशन है उसे स्प्रे कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है राई प्लांट के ऊपर, तो इजीली स्क्लेरोटिया जो होते हैं वो इजीली सरफेस पे आ जाते हैं और उनका कलेक्शन किया जा सकता है. After collection, sclerotia are dried thoroughly and stored in dark colored container along with suitable dehydrating agent and marketing. उसके बाद जब कलेक्ट
कर लिया जाता है स्क्लेरोटिया को, तो उसे अच्छे से ड्राई किया जाता है सबसे पहले, और डार्क कंटेनर, जो डार्क कलर के कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर किया जाता है। मीन्स जो बोल सकते हैं ब्राउन कलर के कंटेनर्स आते हैं, आपने देखा होगा उनका ब्लैक कलर का जो ढक्कन होता है ब्लैक कलर का होता है, ब्राउन कलर के कंटेनर्स आते हैं, या फिर डार्क कलर का कोई भी कंटेनर यूज कर सकते हैं। किसके स्टोरेज के लिए? एर्गोट के या फिर स्क्लेरोटिया के, इसके लिए कलेक्शन के लिए, राइट, उसकी पैकिंग के लिए, अलोंग विथ सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड मार्केटिंग। और उसमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी यूज करेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज इसलिए करेंगे जिससे कि कोई भी जो वाटर मॉलिक्यूल है या फिर बाहर से कोई भी मॉइस्चर एंटर ना हो सके, और उसके बाद उसे मार्केट के लिए ले जाया जाएगा, मार्केट तक पहुंचाया जाएगा, राइट। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग